Bohr's atomic model. Bohr model is appropriate for, थोड़ा लिखो, Bohr model is appropriate for one electron system, one electron system like hydrogen, helium plus, lithium plus 2, hydrogen, helium plus, He plus, Li plus 2, etc. Bohr atomic model was explained in 3 steps. Was explained in 3 steps. ठीक है, इसको बोलते हैं 3 पोस्टुलेट. ठीक है, पहला पोस्टुलेट लिखो. देखो, बोर फर्स्ट पोस्टुलेट. बेटा क्या है बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट? पढ़ा है ना? क्या है बताओ? कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है. बोलो, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है. ठीक है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट. तो ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो जेड ही है ये न्यूक्लियस पे चार्ज. ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, और किसी nth ऑर्बिट में कर रहा है, तो उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है? आर एन. कितना है? आर एन. ठीक है बेटा, और किस स्पीड से कर रहा है? nth स्पीड, nth ऑर्बिट में जो स्पीड है वो वीएन है. क्या है? वीएन. पक्का? बोलो, तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बिहेव कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा कूलम फोर्स. और बाहर की तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वो कितना है? एम ई वी एन का स्क्वायर अपॉन आर एन. और अंदर कितना है? कूलम फोर्स के जेड ई स्क्वायर, जेड ई इंटू ई अपॉन आर एन का स्क्वायर. के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और एम बी स्क्वायर बाय आर. बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्लीज बता सकते हैं कोई दिक्कत है तो? ठीक है बेटा, तो कितना आ गया? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर एम ई वी एन का स्क्वायर अपॉन आर. दिस इज बोर फर्स्ट पोस्टुलेट. ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट. कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन एक्ट करता है? कूलम फोर्स. और कितना फोर्स है? के जेड ई इंटू ई अपॉन आर एन का स्क्वायर. जेड ई किसका चार्ज? न्यूक्लियस का चार्ज. और ई किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज. कोई दिक्कत वाली बात? बहुत ही इजी है. टफ है? बोलो, पक्का? सेकंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्या है? क्वांटाइज्ड. क्या है बेटा? क्वांटाइज्ड. तो यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जल्दी बोलो इसका. एम ई एम बी इंटू आर. अभी तक सुबह सुबह बात करी है हमने. तो एम ई इंटू वी एन और परपेंडिकुलर ऑफ आर एन इज इक्वल टू क्वांटाइज. कैसे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई. इंटीग्रल एन इज व्हाट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई. एन इज व्हाट? इंटीजर. एन इज व्हाट? इंटीजर. कोई दिक्कत वाली बात? बोलो, पक्का? क्लियर है? ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज. ठीक है, अब कैसे आया ये? है ना? चलो, ये तो समझ में आती है फीलिंग. इसकी तो आ ही रही है समझ में. आती क्या है? अच्छे से आ रही है. ये इक्वेशन कैसे बराबर हो? एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई के कैसे बराबर है ना? ये आपको चीज देख रहे होंगे ना? ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, ध्यान से देखना. अगर मैं ध्यान से देखूं, आपको चीज दिखाऊं, तो 2 पाई आर एन. क्या लिखा है? 2 पाई आर एन. ठीक है, 2 पाई आर एन इंटू एम ई वी एन इज इक्वल टू एन एच. ये लिखा हुआ है.
2 पाई आर एन इंटू एम ई वी एन इज इक्वल टू एन एच। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? अरे बोलो भाई। अच्छा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलो। एच अपॉन एम वी। भाई कुछ पढ़ गया है बड़ा कुछ। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है एच अपॉन मोमेंटम। ये पता है? किस चीज को पता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे जिसको ये बारे इसको पता है इसके बारे में। हाथ खड़ा करो ऐसे बड़े वाला। ये नहीं पता? बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया मैंने? कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एनर्जी एच नहीं होती है पता है? एच सी बाय लैम्डा होती है। बोलो पक्का? कोई दिक्कत? एनर्जी अपॉन सी होता है मोमेंटम। क्यों? क्योंकि एनर्जी एम सी स्क्वायर होती है। अरे बोलो। एनर्जी अगर सी से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? एम सी। एम मास और स्पीड, क्या लिखा हुआ है? मोमेंटम। अरे बोलो क्या लिखा हुआ है? एनर्जी अपॉन सी मोमेंटम होता है तो एम सी मोमेंटम होता है। एनर्जी अपॉन सी मोमेंटम, अब मोमेंटम यहाँ से एनर्जी अपॉन सी कितना आएगा? आ गया अब? अरे बोलो। एच अपॉन मोमेंटम वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ एच अपॉन मोमेंटम होता है। बोलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब तो कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। क्या होती है? ये हमेशा याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एच हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा एच अपॉन पी, तो एच अपॉन एम ई वी एन, एच अपॉन एम ई वी एन। ध्यान से देखो, एम ई वी एन की जगह क्या लिख दोगे? एच अपॉन लैम्डा। एम ई वी एन की जगह क्या लिख दोगे? तो एच अपॉन लैम्डा, ध्यान से क्या करो, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन एच। बोलो एच से एच, तो 2 पाई आर एन कितना आ गया? एन। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत? एम ई वी एन की जगह लिख दिया एच अपॉन वेवलेंथ, एच से एच कट गया, एन लैम्डा हो गया और ये हो गया 2 पाई आर एन। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनो, होता क्या है, होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है बेटा? ऑर्बिट करता है। करता है कि नहीं करता? बोलो। तो ऑर्बिट करता है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। मैक्सवेल अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो उसमें से क्या निकलेंगी? एनर्जी निकलेगी। तो फिर एनर्जी निकलने पे ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है? रियलिटी में तो कोलैप्स नहीं करता ना न्यूक्लियस के साथ। तो ऐसा क्या होता है? इज देयर एनीवन जो इस बात का आंसर देगा? केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, तो फिजिक्स मैंने कुछ खास इस्तेमाल करा नहीं है। बोहर में, बोहर में अभी तक मैंने फिजिक्स का कोई खास इस्तेमाल किया नहीं। ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है ऑर्बिट के अंदर और न्यूक्लियस के साथ जाके कोलैप्स नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रॉन के अंदर से रेडिएशन निकलती हैं और उसकी एनर्जी कंटिन्यू डिक्रीज भी होती है। रेडिएशन तो निकलेंगी, क्यों? एक्सेलरेटेड। मैक्सवेल ने कहा एक्सेलरेटेड चार्ज क्या निकालता है अपने अंदर से? रेडिएशन निकालता है ना। स्टैंडिंग वेव का नाम सुना है? 11th में पढ़ाया था स्टैंडिंग वेव। अरे पढ़ाया था स्टेशनरी वेव, याद आया है? क्या पढ़ाया था उसमें मैंने? अच्छा क्या बात है, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना, है ना कि इधर उधर देख के हंसना चाहिए, है ना।
पता है क्या है बेटा, आपका टाइम अब ज़्यादा है नहीं है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं याद आ रही हैं, आप भूले पड़े हो या आपने पढ़ा नहीं। तो उसका सोल्यूशन क्या है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, और जो बताया जा रहा है कि ऐसा था उसको दिमाग में स्टोर करो कि ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। और जब रिवीजन का टाइम आएगा तब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। परेशान मत हो, और ऐसे दूसरे की सब शक्लें मत देखो, ये क्या ऐसे देख रहा कि कोई दिखे मेरे को, क्या ही कॉन्टेक्ट हो मैं हंस दूँ, है ना, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन समझदार बनो अब, क्योंकि 12th का लास्ट आ गया अब, है ना। अब स्कोप कम रह गया है हंसी मजाक का, नहीं तो हंसी मजाक बनने ही वाला है और 2-3 महीने बाद, ठीक है। मैं चाहता नहीं बने, ठीक है। तो अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत आती है मेरी हेल्प लो, पर ऐसे मत करो, ठीक है। पूरा ध्यान लगा के मैं बोल रहा हूँ। स्टैंडिंग वे बताया था, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। स्टैंडिंग में मैंने ये बताया था, ट्रैवलिंग में होती थी, स्टैंडिंग में होती थी, बेस चैप्टर में ट्रैवलिंग में होती थी और स्टैंडिंग में होती। ट्रैवलिंग में होती थी, इसमें क्या होता था, एनर्जी आगे ट्रांसफर होती थी, जैसे पल्स थी, पल्स ऐसे ट्रैवल करती ही जा रही है आगे, तो मोमेंटम आगे, एनर्जी आगे जा रही है, एनर्जी आगे जा रही है, एनर्जी प्रोपागेट करती थी कि नहीं करती थी ट्रैवलिंग में। स्टैंडिंग में क्या होता था, स्टैंडिंग में याद करो, ऐसे दो ये फिक्स होता था, क्लैप होते थे दो फिक्स, बीच में प्लग करते थे तो ऐसे एनर्जी होती थी, याद है बनवाए थे ये, आ रहा होगा याद, ये ऐसे बताए थे। अरे बोलो, किस चीज को याद आ रहा है बनवाए थे, धुंधला धुंधला ही आ रहा है चाहे, पर याद आ रहा है कि हाँ ऐसा बनवाया था सर ने, आ रहा है ना सबको याद। चाहे धुंधला धुंधला ही याद आ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, पर याद तो आ रहा है ना, ऐसा ऐसा होता था। तो इसमें क्या होता था, इसमें आगे नहीं जाती थी, इसमें एनर्जी ना दो दो नोड्स के बीच फिक्स होकर रह जाती थी, इसमें एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं होती थी। जबकि यहाँ पे पल्स होती थी ना, जब ये होती थी, जैसे पल्स होती थी, ये रिंग होती थी ऐसे, तो जिसमें पल्स देते थे तो ये ट्रांसफर होती थी पल्स आगे, एनर्जी आगे ट्रांसफर होती थी। अरे बोलो, लेकिन दो नोड्स के बीच में जब ऐसा होता था ना, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती थी, एनर्जी क्या रहती थी, दो नोड्स के बीच में बाउंड रह जाती थी, एनर्जी दो नोड्स के बीच में क्या रह जाती थी, बाउंड। अरे बोलो समझ में आई, पक्का। स्टैंडिंग और ट्रैवलिंग में फर्क समझ में आया, किस किसको आया। ट्रैवलिंग वेव जिसमें वेव आगे चलेगी, एनर्जी आगे प्रोपागेट होगी, और स्टैंडिंग वेव जिसमें एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स हो जाएगी। उन दो पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं। बोलो, उन दो पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं, ठीक है, पक्का। तो अब होता क्या है, अब होता क्या है, अब होता ये है, अब होता ये है कि जो यहाँ पर वेव बन रही है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन चल रहा है, हर पार्टिकल के पास क्या है, वेव। हर पार्टिकल के पास क्या है, वेव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया मैंने, डी ब्रोगली ने बताया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जैसे हर मैटर के पास, रेडिएशन के पास देखो, रेडिएशन के पास, रेडिएशन का मतलब वेव होता है, अरे समझ में आ रहा है, मैटर का मतलब पार्टिकल होता है। दुनिया में जो भी चीज बनी है वो मैटर और रेडिएशन से मिलकर बनी है, किससे मिलकर बनी है। और आगे जाके साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि बोल दिया गया मैटर और रेडिएशन दोनों एक ही चीज है, अलग अलग भी नहीं है। मैटर एंड रेडिएशन एक ही चीज है, अलग अलग भी नहीं है। जो भी दुनिया में चीज होगे ना, पंखा, लाइट, संतरा, केला, कुछ भी, ये मार्कर, ये जूते, कुछ भी देखो आप, वट एवर, जो आप देख सकते हो, पहाड़, कुछ भी देखो आप, बोल रहे हो, वो या तो एनर्जी है, या रेडिएशन है, या क्या है, मैटर है। मैटर मतलब पार्टिकल, मैटर मतलब, मैटर से समझ में आ रहा है, जैसे दिस इज मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अरे यार, कोई बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं, कुछ चीज नहीं मार रहा, ठीक है ना। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर में क्या था, रेडिएशन के पास वेव नेचर था, क्योंकि रेडिएशन का मतलब वेव होता है। अभी तक आप ये पढ़ते आए थे, अरे बोलो, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज रेडिएशन, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन रेडिएशन हैज वेव नेचर। अरे यार, रेडिएशन हैज व्हाट, वेव नेचर।
आपने रेडिएशन का वेव नेचर पढ़ा, आपने रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी पढ़ा। कहाँ पढ़ा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहाँ पढ़ा? फोटो इलेक्ट्रिक। रेडिएशन का वेव नेचर तो था ही था, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी था, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर। अब ये सर वेव नेचर, ये पार्टिकल नेचर मैं सब पढ़ा चुका हूँ वैसे तो, मैं आपके लिए रिवाइज करा रहा हूँ। वेव नेचर कहने का मतलब होता है इंटरफेरेंस। वेव वेव पढ़ा, वेव वेव में इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, वेव में क्या पढ़ते हैं? इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डाइफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, ये टर्म्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने वाला फिनोमिनन होता है वेव, या वेव को एक्सप्लेन करने वाला फिनोमिनन होता है इंटरफेरेंस। मतलब वेव वेव नेचर, इसका मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है तो वेव नेचर। अरे यार सही है। ऐसे पार्टिकल नेचर को कौन एक्सप्लेन करता है? कोलिजन, मास, मोमेंटम, ये सारे क्या है? पार्टिकल नेचर। ये क्या है पार्टिकल का नेचर? अरे टक्कर मारना, किसी चीज से टक्कर मारना, इसका मतलब पार्टिकल नेचर, कोलिजन करना। समझ भाई? किसी चीज के पास मोमेंटम होना, पार्टिकल नेचर है। मैं पार्टिकल नेचर बता रहा हूं क्या होता है। किसी चीज के पास मोमेंटम होना पार्टिकल नेचर है, किसी चीज से कोलिजन करना पार्टिकल नेचर। अरे बोलो, समझ में आई? वेव नेचर क्या है? इंटरफेरेंस करना। क्या करना? दो लाइट की वेव जुड़ गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा। अरे बोलो, ये क्या है? वेव नेचर। रेडिएशन के पास वेव नेचर था, रेडिएशन के पास ही पार्टिकल नेचर भी था। कहां से आया? फोटो इलेक्ट्रिक। कहां से आया? फोटो। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा बोलते हैं कि लाइट आती है, मेटल सरफेस पे गिरती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पड़ते हैं। तो ये क्या है? देखो पार्टिकल नेचर ही तो है। लाइट आई, टक्कर मारी, टक्कर मार के कुछ बाहर निकाल दिया। दिस इज व्हाट? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। मैं इस कुल्हाड़ी से इसमें दीवार में ऐसे कुल्हाड़ी मारूं तो रेत का भूरा बाहर निकलेगा। दिस इज व्हाट? पार्टिकल नेचर। सिमिलर फैशन में लाइट आई, रेडिएशन आई, मेटल प्लेट पे गिरी और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पड़े। दिस इज व्हाट? पार्टिकल नेचर। दिस इज व्हाट? तो लाइट का पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर किसने एक्सप्लेन किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, आइंस्टाइन ने। बोलो समझ में आई? लाइट का वेव, रेडिएशन का वेव नेचर तो था ही था। अरे था ही। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज। अरे बोलो, मैक्सिमा मिनिमा सब था ना ये। लाइट के पास ये सब तो था। नई चीज क्या पता लगी? पार्टिकल। लाइट पार्टिकल भी है, लाइट फोटो इलेक्ट्रिक में, ये पता लगा। ठीक है, तो फिर एक महान साइंटिस्ट है, डी ब्रोगली। बेसिकली मैंने आपको चैप्टर ही पढ़ा दिया, डुअल नेचर सारा। एक महान साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली। उन्होंने बोला कि लाइट, जैसे दुनिया में दो ही चीजें हैं, क्या क्या? मैटर और रेडिएशन। जैसे हर रेडिएशन के पास पार्टिकल और वेव नेचर है, हर, वैसे ही हर मैटर के पास, हर पार्टिकल नेचर तो होता ही है। अरे मैटर का पार्टिकल नेचर तो होता ही है, पूरी मैकेनिक्स में यही तो पढ़ा है। ये मैटर है क्या? ये किससे मिलकर बना है? मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो है ही है, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं बचपन से। डी ब्रोगली ने क्या चीज बोली? डी ब्रोगली ने कहा कि जैसे हर रेडिएशन का वेव पार्टिकल दोनों है, ऐसे ही हर मैटर का पार्टिकल वेव दोनों। हाइपोथेसिस दी डी ब्रोगली ने, इस चीज की हाइपोथेसिस दी कि हर मैटर के साथ भी वेव जुड़ी हुई है। ये पेन पड़ा है, इसके साथ वेव जुड़ी हुई है। इसकी वेव, इस पेन की जो इसका वेव जुड़ी है उसकी वेवलेंथ भी है। ये पंखा है, इसके साथ वेव जुड़ी हुई है, वेवलेंथ है। मैटर के साथ वेव है, हर मैटर के साथ क्या है? हर मैटर के साथ क्या है? जैसे वेव के पास पार्टिकल नेचर है ना, अरे रेडिएशन वेव एक ही चीज होती है, वेव के पास पार्टिकल नेचर है ना, ऐसे ही हर मैटर के पास भी क्या है? और जो मैटर के साथ वेव जुड़ती है उसको बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं? वेव एसोसिएटेड विद मैटर इज नोन एज मैटर वेव। अब वो जो वेव है, मैटर वेव है, जो उसकी वेवलेंथ कितनी है? उस मैटर वेव की
वेवलेंथ कितनी है? वो है h अपॉन p। p क्या है? मोमेंटम। किसका? मैटर का। किसका? अगर मैटर रेस्ट पे है तो वेवलेंथ, मैटर रेस्ट पे तो वेवलेंथ, मोमेंटम जीरो हो गया ना। मैटर रेस्ट पे पड़ा है तो मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। वेवलेंथ क्या हो गई? इसलिए नहीं दिखाई देती। इस पेन के साथ वेवलेंथ नहीं दिखाई देती। क्यों? इनफाइनाइट है। अरे बोलो, बोलो, पक्का? कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना? सही है एकदम। तो अब मैं अपने चैप्टर पे आता हूँ दोबारा से। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ, वो इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, इलेक्ट्रॉन तो मैटर है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या जुड़ी हुई है? और उसकी वेव की वेवलेंथ कितनी है? एच अपॉन एम। नहीं यार, इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है ना, इनफाइनाइट क्यों है? एच अपॉन, एच अपॉन, एच अपॉन वेव जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? वेव। अब वो वेव कैसी वेव है? स्टैंडिंग वेव है। वो वेव कैसी वेव है? स्टैंडिंग वेव है। सब गायब हो रहा है, देखो मैं बताता हूँ स्टैंडिंग कैसे है और क्यों है स्टैंडिंग वेव। अब क्या होता है, मेरी बात सुनो। स्टैंडिंग वेव भी होती थी, दो नोड बन जाते थे। अब यहाँ पे कितने नोड है? एक, दो, तीन। ऐसे ही, ऐसे होता था। अरे बोलो, एक, दो, तीन, चार, पांच नोड। अरे बोलो। सिमिलरली, सिमिलरली जो वेव बन रही है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव जुड़ रही है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ रही है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ, वो वेव स्टैंडिंग वेव है। एनर्जी इसके बीच में रह जाती है, रेडिएशन निकलती है ना, वैसे इसके बीच में रह जाती है, कन्फाइंड। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, चार्ज एक्सेलरेटेड है, उसमें से क्या निकलेंगी? रेडिएशन निकलेंगी। वो रेडिएशन निकल रही है, एनर्जी लूज नहीं हो रही, एनर्जी दो पॉइंट से फिक्स हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव जुड़ रही है। कौन सी वेव है? डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव। वो मैटर वेव कैसी है? स्टैंडिंग। कैसी है? तो एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, उड़ नहीं रही, क्या हो रही है? दो पॉइंट के बीच में कन्फाइन हो रही है। रेडिएशन तो निकल रही है, लेकिन दो पॉइंट के बीच में क्या हो रही है? कन्फाइन हो रही है। अरे बोलो, कुछ कुछ समझ में आया? अब इनका अंदर वाला हिस्सा जोड़ दो सबका, इनका अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है? ऐसे ही जुड़ेगा लगभग लगभग। और बाहर वाला हिस्सा जोड़ दो, ऐसे ही जुड़ेगा लगभग लगभग। अरे बोलो। तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो सारा हिस्सा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में कहीं भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, सुना नाम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री, नोडल प्लेन, सुने ये सब नाम? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, सुने नाम? बेसिकली होता क्या है, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसके साथ एक वेव जुड़ जाती है, उसके साथ एक, उस वेव को क्या बोलते हैं? मैटर वेव। वो वेव कैसी होती है? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग होने के कारण उसके नोड बन जाते हैं। ऐसे दिए दिखाए, जहाँ पे कितने नोड दिखाए थे मैंने? चार दिखाए थे ना। ऐसे छह भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ बता रहा था। अरे बोलो समझ में आई मेरी बात? क्या नहीं आई? अरे बोलो। दो नोड्स के इसका डिस्टेंस कितना होता था, याद करो? डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, पढ़ाया था? ये तो याद आ रहा होगा कि पढ़ाया था। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड होता था लैम्डा बाय टू।
डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स भी होता था लैम्डा बाय 2, और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड होता था लैम्डा बाय 4। याद आ गया होगा? नहीं आ रहा याद? आ रहा है याद? पक्का? सही है एकदम। अब सुनो, अब कहानी सुनो, अब कहानी सुनो। जैसे यहां तक समझ में आ गया आपको? 2 पाई आर एन लैम्डा। अरे बोलो। अब देखो ध्यान से इधर, ये क्या है? ये आर है ना? अरे बोलो, ठीक है, पक्का? तो हुआ क्या था यहाँ पे, ये 2 पाई आर है सर्कमफ्रेंस। अरे है कि नहीं? सर्कमफ्रेंस कितना है बोलो? 2 पाई आर। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे एग्जांपल के रूप में इधर से अलग से दिखा, अलग से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये 2 पाई आर, तो इस 2 पाई आर में ऐसे बन जाए, ठीक है? तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 दोनों स्टैंडिंग में बन गई। अरे बोलो। तो अब सुनो मेरी बात, अब ये नोड है, ये भी क्या है? नोड। नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस, अरे बोलो। तो ये एक पेयर बनेगा, एक पेयर। अरे बना के नहीं बना? एक पेयर में कितना? लैम्डा। कितना? ये कितना है? लैम्डा। ठीक है? अरे बोलो। अब ऐसे लैम्डा वाले कितने आएंगे? मान लो एन आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक, ये हो गया लैम्डा वाला। अरे बोला, एक ये हो गया लैम्डा वाला, एक ये हो गया। फिलहाल कितने आए? 4। तो 4 लैम्डा 2 पाई आर है कि नहीं है? अरे बोलो। ऐसे ही nth ऑर्बिट होगा तो 2 पाई आर एन लैम्डा होगा कि नहीं होगा? नहीं आया। ये 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा कैसे एक्सप्लेन किया, समझ में आया? अरे बोलो, पक्का? ये 4 एन इक्वल टू 4 ऑर्बिट है, एन इक्वल टू 4 ऑर्बिट है। देख, रिपीट करने के लिए बोल रहा है, देख देख, सुन मेरी बात। पहले तो एक काम करो, ऊपर वाला नोट कर, एक बार मैं करता हूँ, फिर खोल के रिपीट करता हूँ सारी बात एक बार दोबारा, पॉइंट टू पॉइंट सारे आएंगे ना, फिर सारे रिवाइज हो जाएंगे। फटाफट नोट कर, एक बार जो लिखा है फटाफट स्पीड से कर। चलो मैं एक्सप्लेन करूँ, अब दोबारा एक्सप्लेन करूँ, है ना? दिक्कत रहेगी कई बच्चों को। देखो, मैंने सेकंड पोस्टुलेट में ये बोला कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है वो क्वांटाइज है, ये तो पता है। अरे बोला मैंने ऐसा, है ना? अब होता क्या है, जैसे मान लो कि ये एक ऑर्बिट है ना, एन इक्वल टू 3 बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? थर्ड ऑर्बिट बना रहा हूँ। सुन रहे हो? तो मैटर वेव जुड़ती है, नोड्स बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे देखो। 3 बना रहा हूँ तो ये एक, ये हो गया एक, बोलो। फिर 2, फिर 3, समझे? और जैसे वहां पर होता था, ये 2 होते थे, ये ऐसे होता था, फिर ये ऐसे करता था, फिर इसको ऐसे डॉट 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 बनाता था, ये होती थी एनर्जी बीच में। अरे बोलो। सिमिलरली ये इसकी बनेगी, ऐसा, इसका, ऐसा, इसका, ऐसा। समझ में आया? इक्वल टू 3, बोलो। तो बेसिकली अब ये दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 2 ये, फिर लैम्डा बाय 2 ये, तो टोटल ये कितना हो गया पूरा? लैम्डा। ऐसे कितने हैं? तो 3 लैम्डा का 2 पाई आर नहीं है? दोनों, क्या बड़ी बात लिखी है मैंने? ये थर्ड ऑर्बिट ड्रॉ कर दिया मैंने, नहीं किया क्या? 4 ऑर्बिट अभी करके दिखाया था, 5 ऑर्बिट करके देख लो। एक, दो, तीन, चार, बोलो। समझ में आई बात? पक्का?
क्या करोगे? तो कितने हो गए? 5 लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर 5 फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस है, 2 पाई आर 3 थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है। तो एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर एन ऑर्बिट का रेडियस है। नहीं आया। तो लैम्डा 2 पाई आर एन नहीं आया। सही है। तो एक काम करो, अब सुनो मेरी बात सुनो, यहां तक आ गया। अब लैम्डा क्या होता है? H/P। पी मोमेंटम किसके पास है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यानी एमई और वीएन ऑर्बिट में है ना, तो ऑर्बिट में घूम रहा है। अरे बोलो, तो लैम्डा की जगह डाल दो H/M। बोलो, लिखो मत। एन H/MEVN 2 पाई। तो एक काम कर, MEVN को आर एन कर ले जा, 2 पाई कर ले जा, तो NH/2 पाई। नहीं आया। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। अरे समझ में आया? बोलो, अब तो आया होगा। डी ब्रोगली से एंगुलर मोमेंटम कैसे क्वांटाइज है, समझ में आया? डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट समझ में आया? दिस इज व्हाट डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर। अब और आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होता चला जाएगा। ऐसे इसको जोड़ दो, अंदर वालों को जोड़ दो, ये देखो, ऐसी बाहर वालों को जोड़ दो। अब ये सारा हिस्सा क्या होता है? ये हिस्सा, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। बेटा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ये सारा ऑर्बिटल है। ठीक है, पक्का? सिमिलरली ये क्या है? समझ में आ रही है बात? बोर का सेकंड पोस्टुलेट भी खत्म, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट भी खत्म, बोर का थर्ड पोस्टुलेट। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी क्या करता है? बाहर निकालता है, एमिट करता है, ऐसा सही है? कन्फाइन हो जाती है ना एनर्जी, तो ऑर्बिटल में कन्फाइन हो गई एनर्जी। ऑर्बिटल में एनर्जी क्या हो गई? बाहर उड़ी नहीं, उड़ जाती तो क्या होता? कोलैप्स हो रही, किसमें घिस जाता? न्यूक्लियस। क्लियर हो रहा? अरे बोलो, थर्ड पोस्टुलेट लिखो, थर्ड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट की पूरी एक्सप्लेनेशन लिख ली। डी ब्रोगली के साथ जो एक्सप्लेनेशन थी सारी, है ना? थर्ड पोस्टुलेट बोल रहे हो, ऊंचा ऊंचा खड़ा। थर्ड पोस्टुलेट बोल रहा है, लिख लो यहाँ से लेकर यहाँ। इट डज नॉट एमिट एनी एनर्जी रेडिएशन। बस मैं बोल रहा हूँ, while revolving around the nucleus in an orbit, it is in stable state. It does not emit any radiation during revolution. It does not emit any radiation during revolution. Full stop. It emits radiation only when it makes transition. It emits radiation only when it makes transition from higher energy level to lower energy level. From higher energy level to lower energy level,
जो हाई एनर्जी लेवल है वो हायर ऑर्बिट है, जो लोअर एनर्जी लेवल है वो लोअर ऑर्बिट है। लिख लो उसके साथ साथ, हायर एनर्जी लेवल के साथ लिख लो हायर ऑर्बिट, और लोअर एनर्जी लेवल के साथ लिख लो लोअर ऑर्बिट। एंड द एनर्जी ऑफ emitted radiation is equal to the energy of emitted radiation is equal to the difference in energies of electron of two corresponding orbits in transition, ठीक है। अब समझो कहानी को, होता क्या है, जैसे मान लो ये फिफ्थ ऑर्बिट है ना, ये क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट है ना, सही है। ऐसे ही कहीं ऊपर सिक्स्थ ऑर्बिटल भी होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे यार ये ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा सिक्स्थ, समझते हो। ऐसे ही के अंदर फोर ऑर्बिटल भी होगा, थ्री भी होगा, टू भी होगा, वन भी होगा, समझ रहे हो, ऑर्बिटल्स है, सही है। ये जैसे मान लो n इक्वल टू 5 पे है, n इक्वल टू 3 पे है, उसको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, मतलब n इक्वल टू 5 पे है तो मतलब नहीं स्टेबल ऑर्बिट में, n इक्वल टू 4 में है तो किसमें, स्टेबल में, n इक्वल टू 3 में है तो किसमें, स्टेबल, n इक्वल टू में है तो किसमें, n इक्वल टू 2.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, n इक्वल टू 3.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो n इक्वल टू 4 5 6 3 ये सारे क्या है, स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। क्या है बेटा, ये स्टेबल ऑर्बिट। अब n इक्वल टू 4.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, n इक्वल टू 4.7 भी एग्जिस्ट नहीं करता, n इक्वल टू 3.7 भी एग्जिस्ट नहीं करता, n इक्वल टू 2.5 भी एग्जिस्ट नहीं करता, कि n तो क्या होता है, इंटीजर। अरे बताया नहीं क्या, n क्या होता है, इंटीजर। अगर n कुछ और होगा, जैसे 3.5 होगा या 3.7 होगा, इधर देख ले भाई, ये ओए n इक्वल टू 3.5 होगा, चाहे 2.5 होगा, चाहे 4.5 होगा, इसका मतलब क्या है, वो अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब कहीं बीच में नहीं आ सकता वो, ये 5 है, ये 6 है, तो ये नहीं है 5.6 पे आ जाएगा या 5.7 पे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे बोलो, अब हम क्या करते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो फिफ्थ ऑर्बिट में, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन मान लो फिफ्थ ऑर्बिट, अब फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं एक्सटर्नल मीन्स। किससे, एक्सटर्नल मीन्स से। वो एक्सटर्नल मीन्स कुछ भी हो सकता है, रेडिएशन से प्रोवाइड कर सकते हैं एनर्जी, हम रेडिएशन से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम कोलिजन से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, कि 5 से कहां चला जाए, 6 में चला जाए। हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा, कोलिजन से भी, रेडिएशन से भी। तो n इक्वल टू 5 से कहां आ गया, n इक्वल टू 6 पे आ गया, सही बात है। तो एनर्जी हमने प्रोवाइड करी, कैसे प्रोवाइड करी, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कोलिजन। अरे बोलो, करी कि नहीं प्रोवाइड करी। तो अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 6 जाने की, तो ही वो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज, यहाँ पे एनर्जी आपने पढ़ा भी होगा, एनर्जी होती है n इक्वल टू 1 पे -13.6 पढ़ा है, फिर -3.4, फिर -1.5, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो n इक्वल टू 1 पे आई, ये एनर्जी n इक्वल टू 2 पे है, अरे हल्का फुल्का याद आ रहा होगा, ये n इक्वल टू 3 पे। तो 2 से अगर 1 से 2 पे लेके जाना है, अगर 1 से 2 पे लेके जाना है, तो 1 पे ज्यादा बाउंड है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, या 2 पे ज्यादा बाउंड है, तो 1 से 2 पे लेके जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी, अब ये डिफरेंस की एनर्जी, इनके डिफरेंस मिलता है 10.2। अगर 10.2 की एनर्जी दूंगा तो ही जाएगा, ये नहीं कि 9.7 दी तो सर ये रास्ते में कहीं आ गया,
1 से अगर 2 पे आना है, 1 है n इक्वल टू 2 है, तो 10.2 दूंगा तो ही जाएगा, 9 दूंगा तो ये नहीं कि रास्ते में आगे फिर वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, अपने ऑर्बिट में ही रहेगा इलेक्ट्रॉन अपने। तो इलेक्ट्रॉन देखो ना, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम, तो वो एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में जाता है। समझ में आ रही है मेरे? और वो कैसे एनर्जी मिलती है? रेडिएशन से ही मिल सकती है और कोलिजन से ही मिल सकती है, दोनों से सिखाऊंगा मैं इस चैप्टर में, दोनों से सिखाई जाएगी एनर्जी। अब अगला काम यही है हमारा कि रेडिएशन दे के एनर्जी देना, और लास्ट में आएगा चैप्टर जब खत्म होने वाला हो, कोलिजन से एनर्जी देना। ठीक है, तो कुल मिला के हमने 10.2 की एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन उठ के n इक्वल टू 1 से कहाँ चला गया, n इक्वल टू 2 पे। अब 2 पे जाके क्या होता है, अब 2 पे जाके क्या होता है, 2 पे जाके इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -8 सेकंड के लिए रुकता है, 1/10 करोड़वां हिस्सा, 1 सेकंड का 10 करोड़वां हिस्सा, इतनी देर के लिए रुकता है बस 2 पे, वापस 1 पे आ जाता है। वापस किस पे आ जाता है? क्या हुआ बेटा, आपने 10.2 की एनर्जी दी, आपने तो 1 से कहा गया, कितनी देर के लिए रुका, 8 सेकंड के लिए रुका, फिर क्या करेगा, वापस। जब वापस आएगा तो यहाँ पे एनर्जी तो -13.6 है, अरे बोलो पक्का, तो एनर्जी निकालता हुआ आएगा। अरे एनर्जी लेके गया था ना ऊपर, वो एनर्जी तो इसके पास है, अरे यार एनर्जी निकालता हुआ आएगा, जो एनर्जी निकालेगा डीप एक्साइटेशन के दौरान वो फोटोन की फॉर्म में रिलीज होगी, किसकी फॉर्म में होगी, अब वो विजिबल रीजन का भी हो सकता है, वो अल्ट्रावायलेट का भी हो सकता है, वो इंफ्रारेड का भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? बोलो, आया कुछ समझ में?